हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म द लीस्ट ऑफ दीस, द ग्राहम स्टेन स्टोरी। एक फिल्म में इतने सारे झूठ मेरे लिए देख पाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि मैं वो नहीं देखता जो वेस्ट हमें दिखाना चाहता है। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री टोटली कंट्रोल्ड बाय वेस्ट इतने बड़े और गंभीर मुद्दे को बड़ी आसानी और सफाई के साथ मनगढ़ंत बातों से ढक दिया गया। क्योंकि जो लोग ऊपर बैठे हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि सच सामने आए। मैं इस बात को मानने से भी इनकार नहीं करता कि कहानी के अंत में जो कुछ भी हुआ वो काफ़ी दुखद था, पर कहानी के कई बातों से भी मैं राज़ी नहीं हूँ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको फिल्म के अंत में पता चल जाएगा। ये एक सच्ची घटना है जो ग्राहम स्टेन्स के जीवन पर आधारित है, जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिश्चियन मिशनरी थे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, फिल्म के शुरुआत में हमें काफ़ी वीडियोस दिखाए जाते हैं जहां मिशनरीज देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उन पर देश में बहुत अत्याचार हो रहा है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं टेबल पर काफ़ी पुराने आर्टिकल्स पड़े हुए हैं कि किस तरह भारत हजारों सालों से धर्म परिवर्तन का शिकार होता आ रहा है। शायद ये पत्रकार इसी विषय पर अध्ययन कर रहा है, कन्वर्जन के पीछे छिपे गहरे वजहों को समझने की कोशिश में लगा है। इसका नाम मानव बनर्जी है। तभी वहाँ उसकी पत्नी शांति आ गई। वो अपने साथ एक लेटर लाई थी। ये एक एम्प्लॉयमेंट लेटर था न्यू ओडिशा प्रेस से मानव के लिए। उसे देख वो काफ़ी खुश हुआ। हम देखते हैं शांति प्रेग्नेंट है। वो ट्रेन से उड़ीसा के सफ़र पर निकल गए। साल है 1999। उसे बस उड़ीसा में दो बातों का ध्यान देना था। पहला तो वहाँ लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोगियों से बच के रहना था, और दूसरी वहाँ की भाषा सीखनी थी। स्टेशन पर उसे दिलीप मिला, जो कि वहाँ का मकान मालिक है। मानव ने उसे रेंट और डिपॉजिट दोनों दे दिया। वैसे तो पैसों की बहुत तंगी थी, फिर भी वो दिलीप को मना नहीं कर पाया। वो काफ़ी छोटा मकान था। फिलहाल तो उन्हें कुछ दिन यही गुजारने होंगे। शांति को मानव पर पूरा भरोसा है कि वो एक अच्छा पत्रकार है। बस कल उसकी नौकरी यहाँ लग जाए। कल वो सुबह ही न्यू ओडिशा के दफ्तर पहुँच गया। वहाँ वो चीफ एडिटर केदार मिश्रा से मिला। उसे मानव का काम काफ़ी पसंद आया। उन्हें उड़ीसा में होते ट्राइब कन्वर्जन में काफ़ी रुचि थी, इसलिए उन्होंने मानव को इस मुद्दे को कवर करने के लिए कहा। मानव ने बताया, जब मैं कल बारीपाड़ा मार्केट में था तो वहाँ उसने लेप्रोसी से ग्रसित एक लड़के को देखा। लोग उस पर चिल्ला रहे थे कि आखिर इस लड़के का क्या किया जाए। तभी वहाँ एक शख्स आया और उसे उठाकर ले गया। केदार को पहले ही पता था कि वो ग्राहम स्टेन्स की बात कर रहा है, जो कि मुख्य तरीके से ट्राइब कन्वर्जन में इन्वॉल्व है। मानव ने वहाँ मिशनरी कन्वर्जन के बारे में काफ़ी गंभीर चर्चा की, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव थी। केदार ने कहा उसे ग्राहम स्टेन्स के खिलाफ एविडेंस चाहिए कि वो इलीगल कन्वर्जन कर रहा है। इसके लिए मानव ने केदार से कैमरा उधार मांगा ताकि वो फ़ोटो एविडेंस ला सके। केदार ने कैमरा के उससे कुछ पैसे अपने पास डिपॉजिट करवाए और बताया कि कल बारीपाड़ा में एक ट्राइबल लड़की का कन्वर्जन है। अगर तुम वहाँ से एविडेंस ला पाए तो यहाँ की परमानेंट पोजीशन तुम्हें दे दूंगा। घर जाते वक्त बस टिकट देने के लिए मानव के पास पैसे नहीं बचे थे, तो उसकी बगल में बैठे एक बूढ़े शख्स ने उसके पैसे दिए। मानव ने उससे पानी पीने के लिए मांगा। बाद में जैसे ही उस शख्स ने अपने हाथ का दस्ताना उतारा तो मानव ने देखा कि वो एक लीपर है और वो ज़ोर से चिल्लाया। बाकी के बस में बैठे लोग भी उस शख्स की तरफ देख चिल्लाने लगे। मानव उस बस से डर के वहीं उतर गया। उस लीपर शख्स को भी वहीं उतार दिया गया। वो शख्स कहता रहा कि अब वो पूरी तरह से क्योर्ड है, पर किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। मानव उस शख्स पर हाथ तक उठाने चला गया कि अगर गलती से उसे ये बीमारी लग जाती तो क्या होता, पर ना जाने क्या सोच रुक गया। मानव को अभी काफ़ी दूर का रास्ता तय करना था। पत्नी घर पर अकेली, रात हो गई, पर अभी तक उसे कोई गाड़ी नहीं मिली। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी। वो गाड़ी ग्राहम स्टेन्स की थी, जो बारीपाड़ा जा रहा है। मानव थोड़ा हिचकिचाया लेकिन बैठ गया। उसकी पिछली सीट पर वही लीपर शख्स बैठा था जिससे ग्राहम बात करने लगा। उसका नाम सुंदर है। ग्राहम शायद उसे पहले से जानता है। जब मानव ने उसे देखा तो वो डर के गाड़ी से उतर गया। अब मानव को ये सब किसी सेटअप की तरह लगने लगा कि इस लीपर का बस में मिलना और अब ग्राहम का उसे लिफ्ट देना, ये सब बिल्कुल अजीब है। ग्राहम ने बताया उस शख्स को हील हुए 30 साल हो चुके हैं, लेकिन मानव वहाँ से पैदल ही चला गया। जब घर पहुँचा तो शांति उसे देख काफ़ी खुश हुई। सुबह हम देखते हैं नदी के पास उस ट्राइब लड़की का कन्वर्जन किया जा रहा है।
उससे पहले उसे बैप्टाइज किया जा रहा था। मानव छिपकर उसकी तस्वीर लेने लगा। वहाँ गांव के और लोग भी थे। उसके बाद उस शख्स ने उस कन्वर्टेड लड़की को एक पैसे का लिफाफा थमा दिया। ये देख मानव वहाँ उनके पास चले गया। उसने सवाल किया कि उन्होंने उस लड़की को पैसे क्यों दिए। ये पूरी तरह से इलीगल है, पर उन्होंने उसे उस लड़की से बात नहीं करने दिया। इसी दौरान धक्का मुक्की में उस आदमी का सिर पत्थर से टकरा गया और मानव के कैमरा का लेंस भी टूट गया। वो शख्स अपने साथी के साथ वहाँ से भागने लगा। मानव ने थोड़ी दूर उनका पीछा भी किया, पर वो बाइक से थे, इसलिए वहाँ से भागने में कामयाब हो गए। मानव किसी तरह घर पहुँचा। पत्नी ने एक लड़की को जन्म दिया है। उन्हें देख वो काफ़ी खुश हुआ। बाहर कुछ ट्रांसजेंडर नाच रहे थे। उसने उन्हें कुछ पैसे दिए। उसके यहाँ पड़ोस वाली महिला ने बताया कि उसे पत्नी को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए क्योंकि उसका काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका है। वो तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने कहा काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका है, अगर इसी तरह ब्लीडिंग होती रही तो उसकी जान भी जा सकती है। मानव को कुछ समझ नहीं आता। उसने जाकर केदार से कुछ पैसे मांगे ताकि वो अपनी पत्नी का अच्छे से इलाज करवा सके, पर केदार ने पैसे देने से मना कर दिया। लेकिन उसके निकाले गए फोटोग्राफ्स को देख वो काफ़ी खुश हुआ। केदार उसे अपने बॉस के पास ले गया, जो कि मानव के काम से काफ़ी खुश था। इतना एविडेंस स्टेन्स को कोर्ट तक घसीटने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि इन फोटोग्राफ्स में किसी भी तरह से फोर्स्ड कन्वर्जन प्रूव नहीं होता। उनके प्रेस के लिए ये मुद्दा काफ़ी बड़ा ब्रेकडाउन है। स्टेन्स एक मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन चलाता है जिसका नाम मयूरभंज लेप्रोसी होम है, जो कि कुष्ठ रोग से ग्रसित लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें समाज सेवा की आड़ में वो लोगों का कन्वर्जन कर रहा है। किसी भी तरह से उसे और भी ठोस एविडेंस इकट्ठा करने होंगे। उन्होंने उसे सुझाव दिया कि वो स्टेन्स के करीब जाए और खुद को कन्वर्ट करने का प्रस्ताव रखे ताकि उन्हें आसानी से सबूत मिल जाए। उन्होंने उसके काम को देखते हुए उसे इलाज के पैसे दे दिए। मानव को समझ नहीं आता कि वो ये सब कर पाएगा भी या नहीं। उन्होंने उसे एक कंपनी की स्कूटी भी दे दी ताकि वो हर जगह टाइम पर पहुंच सके। शांति अब भी अस्पताल में थी। दोनों बहुत खुश थे। मानव इलीगल कन्वर्जन पर आर्टिकल लिखने लगा, जो कि कल न्यू ओडिशा अखबार में पब्लिश होगी। दूसरे दिन स्टेन्स ने अपनी पत्नी को वो न्यूज़पेपर लाकर दिखाया। उसमें वही आर्टिकल छपा था, साथ ही उस दिन वाली तस्वीर जिसमें स्टेन्स के यहाँ ही काम करने वाला शख्स डेविड है। यहाँ ऐसा देखने मिलता है कि ये सब डेविड स्टेन्स की गैर जानकारी में करता है। स्टेन्स ने पत्नी से कहा कि अगर कोई लीगल एक्शन हुआ और ज़मीन किसी और के हाथ चली गई तो क्या होगा। सुंदर के साथ साथ यहाँ रहने वाले और भी लोग बेघर हो जाएंगे। यहाँ हमें ये तो दिख जाता है कि लोगों का कन्वर्जन तो हुआ है, पर इलीगल तरीके से नहीं। यहाँ सभी लोग अपनी मर्जी से हैं। यहाँ वो लोग थे जिन्हें गांव से निकाल दिया गया है, क्योंकि गांव में कोढ़ को श्राप माना जाता है। स्टेन्स ने यहाँ उन्हें पनाह भी दी और उन्हें छोटा मोटा काम भी दिया ताकि उन्हें ऐसा न लगे कि वो किसी और पर निर्भर हैं। हम देखते हैं मानव पुलिस स्टेशन गया और एफआईआर दर्ज कराई डेविड के नाम से, जिसने उस लड़की का कन्वर्जन किया था। पुलिस गांव में आई, उससे जुड़े हुए सारे दस्तावेज भी चेक किए, पर इससे कुछ भी साबित नहीं हुआ। इसके लिए मानव को केदार से काफ़ी खरी खोटी सुनाई पड़ी, क्योंकि केदार उसे कन्वर्ट होने के पैसे दे रहा है। इसलिए उसने कहा कि उस लड़की को अकेला छोड़ दो और अपने काम पर लगो, क्योंकि इस तरह से काम करके वो क्रिश्चियंस में अपने लिए दुश्मन तैयार कर रहा है। मानव को समझ नहीं आता कि आखिर वो कहाँ से शुरू करे, पर उसे ये तो करना ही होगा, क्योंकि बदले में केदार उसकी वाइफ के हॉस्पिटल के बिल्स चुका रहा है। मानव ने स्टेन्स के बारे में और रिसर्च करनी शुरू की। उसने और भी कई न्यूज़ आर्टिकल देखे जिसमें उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई मिली कि वो एक नेक और भगवान का काम कर रहा है। दूसरे दिन वो मयूरभंज लेप्रोसी होम गया। वहाँ वो काम करने वाले डॉक्टर से मिला और पूछा कि क्या सच में स्टेन्स कन्वर्जन में इन्वॉल्व है, क्या लोगों को किसी तरह का लालच दिया जा रहा है। पर उसने कहा कि किसी भी तरह का लालच रियल कन्वर्जन नहीं करा सकता। लोग अपनी मर्जी से कन्वर्ट होते हैं। अब मानव छिप छिप कर स्टेन्स को गांव के लोगों से मिलते जुलते देखा। एक दुकान वाले को तो उसने स्टेन्स को पैसे देते हुए देखा। जब मानव ने उस दुकान वाले से जाकर पूछा कि वो कैसे पैसे थे, तो उसने बताया कि लेप्रोसी होम में बनने वाले झाड़ू और चटाई स्टेन्स उसके दुकान पर बेचता है। ये पैसे उसी के थे। यहाँ भी निराशा के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगा।
उसने गांव के कई लोगों से पूछा कि क्या चर्च तुम्हें कन्वर्ट होने के पैसे देता है, पर हर किसी ने यही जवाब दिया कि वो चर्च को अपनी तरफ से पैसे डोनेट करते हैं। इसी तरह 2 से 3 दिन बीत गए, पर किसी भी तरह का कोई एविडेंस मानव के हाथ नहीं लगा। आखिर मानव दूसरे दिन लेप्रोसी होम पहुंच ही गया। वहां वो स्टेन्स से मिला। स्टेन्स को याद आ गया कि उस रात उसने मानव को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी। उसने उस रात वाले शख्स सुंदर को भी वहां देखा। मानव ने उसे अपनी पहचान बताई कि वो एक पत्रकार है और स्टेन्स के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखना चाहता है। स्टेन्स ने कहा, लिखना है तो यहाँ के लोगों के बारे में लिखो। मानव ने उसके काम की काफ़ी तारीफ की। स्टेन्स ने कहा, अभी मैं जंगल कैंप के लिए मनोहरपुर जा रहा हूँ, वापस आकर मिलूँगा। वहाँ भी ट्राइबल क्रिश्चियंस रहते हैं। स्टेन्स वहाँ लेप्रोसी से ग्रसित लोगों का इलाज करने जाता है। वहाँ सब कुछ काफ़ी व्यवस्थित था। स्टेन्स के बच्चे विलेज के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते। वहाँ मानव ने देखा कि स्टेन्स एक महिला को लेप्रोसी होम से निकाल रहा है और वो महिला हाथ जोड़ उससे माफ़ी मांग रही है, लेकिन स्टेन्स ने उसकी सुनी नहीं। मानव ने उससे जब इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये महिला लेप्रोसी होम में शराब छिपा कर ले आती थी, जिससे यहाँ के मरीजों की सेहत पर असर पड़ता। इसलिए उसने उस महिला को यहाँ से अपने गांव वापस लौट जाने को कहा, क्योंकि अब वो पूरी तरह से क्योर्ड है। ज़्यादा वक्त न गवाते हुए स्टेन्स ने कहा कि लिखना ही है तो सुंदर के बारे में लिखो। सुंदर जो 30 साल पहले ही क्योर्ड हो चुका है, फिर भी तुम जैसा पढ़ा लिखा इंसान उसे छूने से डरता है। मानव ने जवाब दिया कि वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है, उसके लिए मैं अपनी ज़िंदगी को रिस्क में नहीं डाल सकता। यहाँ स्टेन्स ने कुछ ऐसा कहा कि मानव एकदम से शॉक्ड हो गया। स्टेन्स ने बताया कि उसने अपने कर्मों का फल हद से ज़्यादा ही भोग लिया। सुंदर 30 साल पहले ही मर चुका जब उसे गांव से निकाल दिया गया, क्योंकि वो लेप्रोसी से ग्रसित था। उसके बेटे ने उसके सामने ही उसकी तस्वीर का दाह संस्कार किया। उसी वक्त सुंदर मर गया। लेकिन मानव को लगता है कि ये सिर्फ बातें हैं, असल मुद्दे को छिपाने के लिए। तभी वहाँ डेविड आ गया और उसने बताया कि ये वही शख्स है जिसने उस दिन तस्वीर ली थी और यहाँ भी ये एविडेंस के लिए आया है। पर स्टेन्स ने इस पर कहा कि वो पत्रकार है तो उसे सच जानने का पूरा हक है। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। रात गांव का ही एक शख्स महेंद्र उस लड़की के पास आया जिसके कन्वर्जन की तस्वीर अखबार में छपी थी। उसने उस लड़की को धमकी दी कि वापस लौट आओ वरना अंजाम बुरा होगा। उसका कहना था कि क्रिश्चियनिटी को छोड़ अपने धर्म में वापस लौट जाओ। दूसरे दिन मानव उस महिला के गांव गया जिसे स्टेन्स ने लेप्रोसी होम से निकाल दिया था। मानव वहां पहुंचा तो देखा कि उस महिला के फसल में आग लगी है। वो महिला और उसका पति उस आग को बुझाने में लगे हैं। जब वो महिला कुएं से पानी लेने गई तो सभी महिलाएं चिल्लाने लगी कि वो अछूत है, उसे लेप्रोसी की वजह से गांव से निकाला गया था। किसी तरह मानव ने आग बुझाने में उनकी मदद की। यहाँ मानव को पता लगा कि अब उस कुएं का पानी अशुद्ध हो गया, जिसका पानी सारा गांव पीता था। आज शाम गांव की पंचायत में फैसला सुनाया जाएगा, जिसमें पति पत्नी को हाजिर होना होगा। रात सरपंच ने कहा कि कुएं का पानी साफ करवाना काफ़ी खर्चीला होता है, अब इसके पैसे कौन देगा। उस शख्स ने कहा कि मेरी पत्नी पूरी तरह से क्योर्ड है, पर वहाँ बैठे हुए लोग उसका यकीन क्यों करें। वहीं गांव का शख्स महेंद्र भी बैठा था, जो पूरी तरह से उन पर बौखलाया है, क्योंकि महेंद्र मिशनरीज से नफरत करता है। मानव भीड़ से निकलकर आगे आया और उनका पक्ष रखा कि हर रोग का इलाज वो स्वीकारने को तैयार है, तो लेप्रोसी का क्यों नहीं। पर महेंद्र मानव के खिलाफ बोलने लगा कि ये शख्स मिशनरीज के लिए काम करता है, तो हम इसकी बात क्यों सुने। वो गांव के सभी लोगों को भड़काने लगा। महेंद्र मिशनरीज से बेइंतहा नफरत करता है। लोगों के आक्रोश से बचने के लिए मानव ने बैग से एक पेज निकाला और पढ़ने लगा, जो कि उसने मिशनरीज के खिलाफ एक आर्टिकल लिखा था। लेकिन हम देखते हैं वो पेज ब्लैंक है। वो अपने मन से कुछ भी बोलने लगा। उसने अपने स्पीच में एक बात ऐसी कह दी जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। उसने कहा कि सांप का जहर ख़त्म करना है तो उसका सिर काटना होगा। महेंद्र उसकी बात सुन काफ़ी खुश हुआ। मानव ने अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कह दिया, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ये कही हुई बात का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। दूसरे दिन मानव अस्पताल में अपनी ही कही हुई बात के बारे में सोच रहा है। तभी उसने अस्पताल के बाहर महेंद्र को देखा।
जो अपने साथी के साथ कहीं शराब लेकर जा रहा है। मानव उसका पीछा करने लगा। उसका पीछा करते हुए वो रास्ता भटक गया। सामने बोर्ड देखा तो रास्ता मनोहरपुर को जाता था, तो उसने मनोहरपुर जाने का फैसला किया। ये वही गांव था जहां स्टेन्स अपना कैंप लगाता है। वहां गांव में एक बड़ा सा चर्च था। स्टेन्स वहीं कैंप लगाकर लेप्रोसी पीड़ितों का इलाज करता। मानव ने उससे सवाल किया कि जब भारत सरकार के पास इस बीमारी का इलाज है तो वो अपने देश को क्यों नहीं लौट जाता। स्टेन्स ने मना कर दिया कि वो नहीं लौट सकता क्योंकि यहाँ लोगों को उसकी ज़रूरत है। यहाँ मानव ने एक और तरकीब अपनाई और कहा कि मेरी पत्नी के इलाज के लिए पैसे चाहिए, जो कि मेरे पास है नहीं। अगर मैं कन्वर्ट हो जाऊं तो क्या मुझे पैसे मिल जाएंगे? स्टेन्स ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया कि ये एक तरह से फोर्स्ड कन्वर्जन हो जाएगा, क्योंकि उसे पता था कि मानव को उसके खिलाफ एविडेंस चाहिए। वहाँ मानव जब चर्च के पीछे गया तो महेंद्र अपने साथियों के साथ शराब पी रहा था। महेंद्र का यहाँ होना उसे काफ़ी शॉकिंग लगा। उसे पता था कि महेंद्र के इरादे कुछ ठीक नहीं। उस रात की वो बात कहीं न कहीं उसके मन में घर कर गई है। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। जंगल में मानव ने उसका पीछा किया। उसने छिपकर देखा तो जंगल में कुछ गांव वाले थे, जिसे महेंद्र शराब बांटने लगा और इशारों में उन्हें कुछ समझाने लगा। मानव का शक अब यकीन में बदल गया। महेंद्र यहाँ स्टेन्स की हत्या की योजना बना रहा था। शाम जब स्टेन्स अपने बच्चों के साथ घर लौटने को था तो मानव ने उससे पूछा कि क्या वो महेंद्र नाम के किसी शख्स को जानता है जो मिशनरीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। पर स्टेन्स ने उसका कोई ठीक से जवाब नहीं दिया और वहाँ से चला गया। आज जब मानव अस्पताल में गया तो देखा पत्नी का बेड अस्पताल के बाहर है, क्योंकि बिल पेमेंट नहीं हुई। मानव ने अपने पास से कुछ पैसे जमा किए। उसने तुरंत केदार को फ़ोन लगाया और कहा कि मैं काम नहीं कर पाऊँगा अगर मेरी वाइफ की केयर अच्छे से नहीं हुई तो। केदार ने उससे कहा कि मैं जिस काम के तुम्हें पैसे दे रहा हूँ वो अभी तक हुआ नहीं, वो अब तक कन्वर्ट नहीं हो पाया, उन्हें एविडेंस चाहिए। उसने फ़ोन रख दिया। यहाँ मानव के आगे एक नई मुसीबत थी जिसमें स्टेन्स की जान को खतरा है। वो पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दर्ज करवाने गया कि महेंद्र पर निगरानी की जाए, पर किसी ने उसकी सुनी नहीं। यहाँ रात स्टेन्स मनोहरपुर में ही रुका था। दिन भर का काम खत्म होने के बाद वो अपने बच्चों को लेकर अपनी कार में जाकर सो गया, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं कि उसके साथ क्या होने को है। महेंद्र अपने साथियों के साथ आया और उस कार को चारों तरफ से घेर लिया। उस गांव में हर किसी के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए गए ताकि उनकी चीखें सुन कोई बाहर न आ जाए। उन्होंने धीरे धीरे उस कार के ऊपर और नीचे भूसे इकट्ठा कर दिए ताकि बचने की कोई गुंजाइश ना हो, और गाड़ी के दरवाजे के बाहर लकड़ियां लगा दी ताकि आग लगाने पर कोई बाहर ना आ जाए। उसके बाद बड़ी सफाई से उन्होंने कार को आग लगा दी। स्टेन्स की नींद खुली। वो अपने दोनों बच्चों के साथ घबराने लगा। उसने कहा बच्चों को जाने दो, पर किसी ने उसकी सुनी नहीं और थोड़ी ही देर में आग ने पूरी तरह से कार को अपनी चपेट में ले लिया। गांव के कुछ लोग उन्हें बचाने भी आए, पर उन लोगों ने उन्हें मारकर भगा दिया। थोड़ी देर में ही वहां एक सन्नाटा सा छा गया। स्टेन्स और उसके दोनों बच्चे उस आग में जलकर मारे गए। सुबह मानव उस गांव में आया। उसने वहां पुलिस को देखा और सामने स्टेन्स की जली हुई कार। जिसका डर था आखिर वही हुआ। लेकिन जब उसे पता चला कि उन्होंने स्टेन्स के बच्चों को भी जला दिया तो वो पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि वो तो बच्चे थे जिन्हें तो धर्म और जात पात के बारे में कुछ पता भी नहीं। अब वो खुद को भी उतना ही दोषी मानने लगा जितना कि महेंद्र और उसके साथी दोषी हैं। मानव को भी अंदाजा नहीं था कि उसके कहे गए शब्दों का अंजाम इतना बुरा होगा। मानव अक्सर केदार से मिला, लेकिन केदार की बातों से लगता है उसे किसी बात का अफसोस नहीं। वो अब भी कह रहा है कि स्टेन्स के खिलाफ उसे सबूत चाहिए। यहाँ तक कि जब मानव ने उसे बताया कि उसके साथ उसके दोनों बेटों की भी जान चली गई, ये सुनकर भी केदार को अफसोस नहीं हुआ। उसका कहना था कि वो भी बड़े होकर अपने पिता की तरह कन्वर्शन करते। यहाँ हम देख सकते हैं कि कोई इतना भी कठोर दिल कैसे हो सकता है। उसने लेप्रोसी होम में जाकर सबूत ढूंढने को कहा। कहीं किसी बुक या अकाउंट डायरी में कुछ तो ऐसा होगा जिससे ये साबित हो जाए कि स्टेन्स कन्वर्जन में इन्वॉल्व था। मानव स्टेन्स के घर गया। जब उसकी पत्नी को स्टेन्स और उसके बच्चों की खबर दी गई तो वो पूरी तरह से टूट गई। ये देख मानव को काफ़ी तकलीफ हुई, क्योंकि वो इसमें खुद को भी बराबर का गुनहगार मानता है। दूसरे दिन वो छिपकर लेप्रोसी होम के ऑफिस में घुस गया और वहाँ सारे दस्तावेज चेक करने लगा।
वहाँ उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे प्रूव हो जाए कि स्टेन्स कन्वर्जन में इन्वॉल्व है। तभी वहाँ सुंदर आ गया। मानव ने उससे पूछ लिया कि तुम क्यों कन्वर्ट हुए। आज उसे जवाब चाहिए। वहाँ उसने कुछ ऐसी बातें कही जिससे मानव को गुस्सा आ गया। यहाँ सुंदर ने उसे कुछ ऐसा बताया कि जिसे सुन मानव को एक धक्का सा लगा। सुंदर ने बताया कि मैं कभी कन्वर्ट हुआ ही नहीं और ना ही मैं क्रिश्चियन हूँ। उसने अपना धर्म कभी छोड़ा ही नहीं। उसके न कन्वर्ट होने की वजह उसका बेटा है जो न्यू ओडिशा में चीफ एडिटर है। यहाँ मानव को पता चला कि केदार ही सुंदर का बेटा है, इसलिए वो स्टेन्स से इतनी नफरत करता है। जब उसने ये बात केदार के सामने कही तो वो एकदम से चौंक गया कि मानव को उसकी सच्चाई का पता कैसे लग गया। उसने कहा कि तुम्हें स्टेन्स के खिलाफ आर्टिकल लिखना होगा कि वो कन्वर्जन में इन्वॉल्व था, पर मानव ने साफ मना कर दिया कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन केदार उसे धमकाने अस्पताल चला गया। डर से मानव ने वहीं बैठ पूरा आर्टिकल लिखा और केदार उसे लेकर चला गया। दूसरे दिन न्यू ओडिशा के पहले ही पेज पर छप गया कि स्टेन्स इनटू कन्वर्जन्स। लेकिन यहाँ मानव ने द इंडियन टाइम्स को एक दूसरी साइड स्टोरी वाला आर्टिकल दिया कि न्यू ओडिशा ने फैक्ट्स को उससे गुमराह करवाया। मानव ने जो सच था वो लिख दिया और वही लिखा जो उसने यहाँ देखा और समझा। इस वजह से केदार की नौकरी चली गई। लेकिन मानव भीतर ही भीतर घुट रहा था कि वो अपना गुनाह कैसे कबूल करे। भीतर ही भीतर पछतावे की आग में जल रहा था। लेकिन एक दिन उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और स्टेन्स की पत्नी के पास गया। वहाँ उसने वो सारी बात बता दी जो उसे भीतर से खाई जाती है। स्टेन्स की पत्नी ने उसे माफ़ कर दिया। अब वो उस गिल्ट से खुद को आज़ाद महसूस करने लगा। मानव ने देखा स्टेन्स ने लोगों को कन्वर्ट किया या नहीं, लेकिन उसने जो लीपर्स के लिए किया वो कोई नहीं कर सकता, जिन्हें अपने ही लोगों ने ठुकरा दिया था। उन्हें रहने को छत दी और उन्हें जीने की एक उम्मीद दी। मानव वहाँ लेप्रोसी होम में लोगों को देखते देखते वहाँ के माहौल में खो गया और कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, ग्राहम स्टेन्स के साथ जो कुछ हुआ वो बेहद ही दुखद था, जिसके लिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हर गुजरते दिन के साथ भारत धर्मांतरण के जाल में तेजी से जकड़ता जा रहा है। दोस्तों, जात पात का जहर इस देश में अंग्रेजों द्वारा घोला गया, जिसका असर आज भी बरकरार है। लेकिन कॉलोनाइजेशन का असर हमारे दिमाग पर इस कदर हावी हुआ है कि हमें सही गलत के बीच का फ़र्क ही नहीं दिखाई देता। दोस्तों, हमारे देश में जाति और धर्मों को लेकर इतना बड़ा प्रपंच है कि इसमें दूसरा बेनिफिट तो लेगा ही। बचपन में मेरी स्कूल की टेक्स्ट बुक में एक कहानी थी, दो घमंडी बिल्लियों की और एक अक्लमंद बंदर की। दो बिल्लियों को कहीं से एक रोटी मिली। दोनों उसे लेकर झगड़ने लगी। वो चाहते तो आधी आधी रोटी खा लेते, लेकिन दोनों लड़ने में व्यस्त हो गए। वहीं पास एक बंदर पेड़ पर बैठा ये सब तमाशा देखने लगा और बंदर बड़ी चालाकी के साथ वो पूरी रोटी खा गया और बिल्लियाँ झगड़ती ही रह गई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि पहले आपको ये समझना होगा कि आप एक इंसान हैं। आप किसी एक जाति या धर्म से नहीं हैं। मान लीजिए अगर आपको प्रूव करना हो कि आप हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन हैं, तो आप कैसे करेंगे? बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसे प्रूव करना। मेरे ख्याल से आपका नाम और आपकी वेशभूषा यही आपका पहचान करवाएगी कि आप किस धर्म के हैं, क्योंकि इसका कोई आधार है ही नहीं जिससे किसी की जाति या धर्म का पता लगाया जा सके। आपको किसी मरुस्थल में एक कंकाल पड़ा मिल जाए तो क्या आप उसकी जाति या धर्म बता पाएंगे? बिल्कुल नहीं। विज्ञान भी शायद उस कंकाल के बारे में कुछ ही बातें बता पाए कि वो स्त्री थी या पुरुष और ये कंकाल कितने साल पुराना होगा। बस दो ही बातें। लेकिन क्या विज्ञान बता सकता है उस कंकाल की जीवन यात्रा के बारे में? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों लोग जाति और धर्म को लेकर इस कदर पागल हैं, जबकि वो खुद की पहचान को ही नहीं बता सकते? दोस्तों, तो आते हैं अब रियल इशू कन्वर्जन पर, जो कि इस फिल्म का एक्चुअल टॉपिक है। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम की आड़ में किस तरह से भारत में तेज़ी से ईसाईकरण किया जा रहा है। मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जो कि रोमन कैथोलिक महिलाओं की एक मंडली थी जो कि गरीबों के लिए थी, खास तौर पर भारत के गरीबों के लिए, जिसने अंधे, वृद्ध और विकलांगों की सेवा करने वाले कई केंद्र खोले। ये तो वो बात हो गई जो इन्होंने दुनिया को दिखाया। दोस्तों, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि समाज सेवा के नाम पर मदर टेरेसा इतने सालों तक भारत में क्या करती रही। समाज सेवा के नाम पर अनाथ बच्चों को गोद लेना और फिर उन्हें कैथोलिक फैमिली को सौंप देना,
इसे कहते हैं बड़ी सफाई के साथ कन्वर्जन करना। समाज सेवा भी हो गई और लगे हाथ कन्वर्जन भी हो गया। नो इंड्यूसमेंट एंड नो फ्रॉडुलेंट। ना तो किसी को लालच दिया गया और ना ही धोखा। शायद से मदर टेरेसा के इन्हीं कृत्यों को देखकर उन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इतने सालों तक मदर टेरेसा भारत में क्या करती रही, ये बात मेरी समझ से बाहर है। हाँ दोस्तों, ये बात सच है कि यूके और यूरोप में कई चर्चेस, पब्स, बार्स और रेस्टोरेंट्स में बदल दिए जा रहे हैं। यूके में लगभग 1000 से ज़्यादा चर्चेस को रेस्टोरेंट्स, बार्स, जिम्स और सुपरमार्केट में बदल दिया गया। इसकी वजह है कि वहाँ के लोगों ने चर्च जाना छोड़ दिया है। वहाँ लोग नास्तिकता की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लोगों की गिरती हुई संख्या को देख उन्हें लगता है कि इस तरह से तो चर्च का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा, तो इसे रेस्टोरेंट में ही बदल दिया जाए। दोस्तों, इसलिए हर जगह तेज़ी से धर्मांतरण हो रहा है, फिर चाहे वो भारत हो या अफ्रीका, क्योंकि इन्हें नंबर्स बढ़ाने हैं। दोस्तों, ये किस तरह का कल्चरल हेरिटेज है जिसे तुम जब चाहो किसी भी चीज़ में बदल दो। जो कभी चर्च हुआ करता था उसे बार और पब में बदल दिया। दोस्तों, चर्च में लोगों के नंबर्स कम होने की सबसे बड़ी वजह मैं मानता हूँ जो कि चर्च में होते हुए सेक्सुअल अब्यूज़ है। ये सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं है, ये ग्लोबली हो रहा है। आप दुनिया की छोड़िए, मैं भारत के ही कुछ कैथोलिक चर्च में सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस दिखा देता हूँ जो कि आपको आसानी से इंटरनेट पर मिल जाएंगे। आप इन तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कि कैसे खुलेआम समलैंगिकता को प्रमोट किया जा रहा है, LGBT का प्रमोशन किया जा रहा है। मुझे पता नहीं दोस्तों ये क्यों और कैसे हो रहा है, पर यह हकीकत है। 2014 में केरला के सेंट पॉल चर्च में एक ऐसा ही केस सामने आया जिसमें उस चर्च के प्रीस्ट राजू कोकन पर 9 साल की लड़की का रेप करने का चार्जेस लगाए गए। केरला पुलिस ने बताया कि कोकन ने उस लड़की को कई बार अपने ऑफिस में सेक्सुअली अब्यूज़ किया था। ऐसा करने से पहले वो उसे महंगे गिफ्ट्स का लालच देता। अब्यूज़ का पता तब चला जब उस लड़की ने 24 अप्रैल 2014 के दिन अपने पेरेंट्स को ये बात बताई कि कोकन ने उसे कई बार सेक्सुअली अब्यूज़ किया है। कोकन वहाँ से भागने में कामयाब हो गया, लेकिन 5 मई को पुलिस ने उसे तमिलनाडु से अरेस्ट कर लिया। फरवरी से लेकर अप्रैल 2014 इन 3 महीनों के बीच केरला में 3 कैथोलिक प्रीस्ट को अरेस्ट किया गया जिन पर माइनर्स को असॉल्ट करने के चार्जेस लगाए गए थे। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं। 2017 में कन्नूर कोची के सेंट सेबेस्टियन चर्च में मैथ्यू नाम के प्रीस्ट को अरेस्ट किया गया जिस पर 15 साल की लड़की के साथ रिपीटेडली रेपिंग के चार्जेस लगाए गए। यहाँ तक कि उस लड़की ने एक बच्चे को भी जन्म दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार उस बच्चे को ऑर्फनेज ने अपनी कस्टडी में ले लिया, वो भी बिना माँ के कंसेंट के। 2019 में थालासेरी पॉस्को कोर्ट ने उस प्रीस्ट को 20 साल की सज़ा सुनाई। 2018 में काफ़ी सार्वजनिक आक्रोश के बाद बिशप फ्रैंको मुलक्कल को 21 सितंबर को केरल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बिशप फ्रैंको के खिलाफ शिकायत करने वाली नन ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने 2014 से 2016 के बीच कई मौक़ों पर उनके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए थे, अननेचुरल सेक्स, यानी कि एक तरह का अब्यूज़ और असॉल्ट। लेकिन 2022 में केरला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसे इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद वेटिकन से उसे फोर्स किया गया कि वो अपने बिशप के पद से रिज़ाइन दे दे। साल 2023 जून को वेटिकन सिटी पॉप ने उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया। एक ऐसी ही घटना इंडोनेशिया में सामने आई जहां साहिल मेरबन ने 2002 से 2020 के बीच 20 से ज़्यादा लड़कों को अब्यूज़ किया था। दोस्तों, घटनाएं तो काफ़ी हैं, कुछ सामने आ जाती हैं और कुछ दबा दी जाती हैं। दोस्तों, एक इन्वेस्टिगेशन से सामने आया है स्पेन में लगभग 4,40,000 सेक्सुअल अब्यूज़ के लिविंग विक्टिम्स हैं और ये सभी मामले स्पेनिश कैथोलिक चर्च से जुड़े हुए हैं। एक प्रेस इन्वेस्टिगेशन से सामने आया है कि करीब 1700 अक्यूज्ड प्रीस्ट ऐसे हैं जो वो अब टीचर्स, कोचेस और काउंसलर्स की जॉब पर हैं, यहाँ तक कि वो सभी प्लेग्राउंड्स के पास ही रहते हैं। इस बात पर सफाई देते हुए रोड आइलैंड के एक कैथोलिक प्रीस्ट ने अपने बयान में कहा कि पेडोफिलिया से भी घिनौना अपराध है अबॉर्शन। दोस्तों, ये बात मुझे समझ नहीं आई कि पेडोफिलिया और अबॉर्शन ये किस तरह का कंपैरिजन है। CNN के एक इंटरव्यू में इंडिपेंडेंट कमीशन के प्रेसिडेंट ने बताया कि साल 1950 से लगभग 3,200 पेडोफाइल्स फ्रेंच कैथोलिक चर्च में काम कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में ईसाई धर्म सबसे बड़ा धर्म है।
2021 की जनगणना के अनुसार देश भर में कुल 43.9% आबादी ईसाई संप्रदाय से जुड़ी हुई है। ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी समुदाय चाहता है कि उनके क्षेत्र में क्रिश्चियन मिशनरीज पर प्रतिबंध लगाया जाए। क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के डर से ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी समुदाय अब ईसाइयों को अपने क्षेत्र में आने से प्रतिबंधित करना चाहते हैं। डेली मेल की एक रिपोर्ट के अनुसार धर्मांतरण पर डर व्यक्त करते हुए समुदाय ने कहा कि धार्मिक संगठन उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करके उन्हें उनकी पारंपरिक संस्कृति से दूर करने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, भारत में जितनी ज़मीनें वक्फ बोर्ड के पास है उससे कई ज़्यादा ज़मीनें मिशनरीज़ के पास हैं, जिस बारे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी होगी। आपको लगता होगा भारत सरकार के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीनें वक्फ बोर्ड के पास है, पर यह सच नहीं है। कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया वो बोर्ड है जिसके पास भारत में सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया के पास पूरे भारत में लगभग 17.29 करोड़ एकर्स ज़मीनें हैं। इन ज़मीनों पर बिल्डिंग्स हैं, इंक्लूडिंग चर्चेस, कॉलेज और स्कूल्स, और इनका कंबाइंड वैल्यू लगभग 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। साल 1947 में आज़ादी के पहले द कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया को ये ज़मीनें ब्रिटिश गवर्नमेंट से भेंट के तौर पर मिली थी। ये सभी ज़मीनें एक एक्ट के अंडर आती है, द इंडियन चर्च एक्ट, जिसे ब्रिटिश रूल के दौरान 1927 में पास किया गया था। दोस्तों, धर्म और जात पात इतना बड़ा प्रपंच है कि अगर हम लगातार 24 घंटे भी इस टॉपिक पर बात करें तो भी ये टॉपिक ख़त्म नहीं होगा और इस पर कोई कंक्लूजन भी नहीं निकलेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको मेरी बिल्ली और बंदर की कहानी से कुछ सीखने मिले। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।